नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सभी के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास की वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हैं, जो आप सभी के लिए आपके आने वाली सभी परीक्षाएं जैसे कि KVS, CNBS, DSSB, UPLT, EMRS, TGT, PGT व सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और यदि हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ में। कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? जैन आचार्य, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरि, हेमचंद्र, शारंगधर। यानी कुमारपाल प्रतिबोध ये जो ग्रंथ है यानी रचना है, किस जैन कवि की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प बी यानी सोमप्रभ सूरि जी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। उसके बाद में कुमारपाल प्रतिबोध ये जैन कवि हैं। किस प्रकार के कवि हैं? जैन कवि हैं। रचना का नाम सोमप्रभ सूरि है और ये गद्य पद्यमय रचना है। कैसी? गद्य पद्यमय रचना है। संस्कृत प्राकृत काव्य इसको माना जाता है। कैसा? संस्कृत प्राकृत काव्य। और ये जो ग्रंथ है अधिकांशतः प्राकृत भाषा में है, किंतु बीच बीच में संस्कृत श्लोक हैं और अपभ्रंश के दोहे आए हुए हैं। तो ये सभी जानकारी बड़ी ही महत्वपूर्ण है और इस ग्रंथ की जो है पंक्तियां दी गई हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। रावण जायो जहि दियहि दह मुँह एक शरीरु। अगली पंक्ति है पीऊ हऊँ थक्की सयल दिणु तुहु विरहग्नि किलंत। फिर अगली बात है मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। ये भी कई बार पूछी गई है इसलिए महत्वपूर्ण है। इसमें सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद्र इत्यादि का चरित्राख्यान इसमें दिया गया है। हेमचंद्र की रचना का नाम क्या है? कुमारपाल चरित। क्या नाम है हेमचंद्र की रचना का? कुमारपाल चरित, यानी ये भी चरित काव्य है। शारंगधर की रचना का नाम है शारंगधर पद्धति और ये भी सभी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हाल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। नाट्य प्रस्तुत के निर्देशक कौन थे? देखते हैं हम लोग इसके कौन निर्देशक थे। श्री राजेश जोशी, सत्येंद्र शरद, सतीश चंद्र श्रीवास्तव। अंजू दीदी बड़ा ही महत्वपूर्ण हिंदी का नाटक है और नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हाल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इसके निर्देशक कौन थे? आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए श्री राजेश जोशी जी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अंजू दीदी ये जो नाटक है किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। और इस नाटक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके प्रमुख पात्रों को हम लोग पहले देखते हैं। अंजलि, मुन्नी, अनिमा, नीलम, नीरज, ओमी, वकील साहब, श्रीपत, राधु और इंद्र नारायण, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। और ये जो नाटक है 2 अंकों का है। कितने अंकों का? 2 अंकों का नाटक है। और अगली महत्वपूर्ण बात है ये नाटक कैसा है? तो सामाजिक नाटक है। इस नाटक का पहला जो अंक है, पहला अंक 30 जनवरी 1954 को मुंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट
जेवियर कॉलेज में अभिनीत किया गया और इसके निर्देशक कौन थे? श्री सत्येंद्र शरत जी। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उर्वशी के पात्र हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपके लिए। सहजन्या, सुनंदा, स्वस्ति, चित्रलेखा, निपुणिका। तो उर्वशी के पात्र कौन कौन से हैं इनमें से, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सहजन्या ये जो है पात्र है, यानी कि ए। फिर क्या सुनंदा इसकी पात्र है? तो नहीं है। क्या स्वस्ति जो है फिर इसकी पात्र है? नहीं है। चित्रलेखा इसकी पात्र है? तो है, यानी कि डी हो जाएगा। फिर क्या निपुणिका इसकी पात्र है? तो निपुणिका भी इसकी पात्र है, ई हो जाएगा। यानी ADE अर्थात सहजन्या, चित्रलेखा और निपुणिका इस उर्वशी के पात्र हैं। तो ADE किसमें है? आपका विकल्प सी में, और यही आपका जो है सही कूट उत्तर के रूप में आप लोगों का माना जाएगा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, इनके द्वारा रचित ये गीत नाट्य काव्य है। कैसा है? गीत नाट्य काव्य भी पूछा गया है कई बार। और दिनकर जी ने इसे कामाध्यात्म कहा है। क्या कहा है दिनकर जी ने? कामाध्यात्म। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1961 में। तो ये सभी जानकारी महत्वपूर्ण है और सारे ये प्रश्न पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में उर्वशी के जो है अन्य पात्रों को देखते हैं। पुरुरुआ, महर्षिच्वयन, सूत्रधार, कंचुकी, सभासद, प्रतिहारी। आयु पुरुरुआ उर्वशी का पुत्र है। कौन? आयु जो है पुरुरुआ उर्वशी का पुत्र है। महात्म जो है पुरुरुआ के मुख्य सचिव हैं। विश्वमना ये राज ज्योतिषी हैं। फिर उसके बाद में नटी, सहजन्या, रंभा, मेनका, चित्रलेखा, ये सब इसके पात्र हैं। औशीनरी जो है पुरुरुआ की पत्नी और प्रतिष्ठानपुर की महारानी है। औशीनरी कौन है? पुरुरुआ की पत्नी है और प्रतिष्ठानपुर की महारानी है। निपुणिका व मदनिका ये जो है दोनों औशीनरी की सखियां हैं। कौन? औशीनरी की सखियां। और उर्वशी ये नायिका है। सुकन्या तथा अपाला। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता की इन पंक्तियों को जो है क्रम से लगाना है। बहुत ही शानदार ये लंबी कविता है निराला जी की, राम की शक्ति पूजा। तो देखते हैं हम लोग पंक्तियों का जो है क्रम क्या इसमें निर्धारित होगा। तो सबसे पहले जो पंक्ति आपकी आएगी, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, ये जो है पंक्ति पहले आएगी। फिर उसके बाद में केवल जलती मशाल, केवल जलती मशाल ये पंक्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो पंक्ति आएगी, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, यानी कि ये ई पंक्ति आएगी आपकी। फिर उसके बाद में अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये आपकी पंक्ति आएगी। और उसके बाद में आएगी शक्ति की करो मौलिक कल्पना। तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? वो आपका कूट के रूप में उत्तर जो माना जाएगा विकल्प डी होगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। राम की शक्ति पूजा, ये जो है निराला जी की कविता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया निराला जी की, और छायावादी कवि निराला जी। और ये एक लंबी कविता में आती है। किसमें? लंबी कविता में आने वाली ये रचना है। और पंक्तियों का जो इनमें क्रम आया है महत्वपूर्ण पंक्तियों का, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। फिर है भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। अगली पंक्ति है नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। फिर अगली पंक्ति है अन्याय जिधर है उधर शक्ति। और फिर अगली पंक्ति है शक्ति की करो मौलिक कल्पना। और आपको ध्यान में रखना है अपने साथियों, ये सभी पंक्तियां बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। उस राम की शक्ति पूजा की जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो आपके सामने हैं, और ये परीक्षाओं में लगातार पूछी जा रही हैं।
फिर अन्य पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। फिर अगली पंक्ति है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। फिर है, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। फिर है, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। फिर है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। और उसके बाद है, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। ये सभी पंक्तियां पूछी गई हैं। और फिर है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। आपका अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन कौन कौन से हैं उसे आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन कौन कौन से हैं। सबसे पहले है, बेलछी की घटना ने मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। बेलछी की घटना ने मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर है, आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग छपता है। आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया है और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। फिर अगला है, 1 इंच मुस्कान मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास है, तो आप सब जानते हो किसके द्वारा लिखा गया है, यानी ये बात पूर्णतया गलत है। फिर अगला है, महाभोज का पहला नाट्य रूपांतरण अमाल अल्लाना ने किया। महाभोज का पहला नाट्य रूपांतरण अमाल अल्लाना ने किया, तो ये क्या है, बात गलत है। फिर अगला है, अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक अगस्त 1986 में प्रकाशित हुआ, ये भी क्या है, आपका सही है। तो ए, बी और ई ये 3 बातें सत्य हैं एक कहानी यह भी के विषय में, और ए बी ई किस में है, आपका विकल्प बी में, और यही आपका सही कूट है उत्तर के रूप में। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा की रचना है और इसका प्रकाशन 2007 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछी गई है। फिर उसके बाद में ये घटनाएं जो हैं आपने देख ही लिया, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है, कविता की पंक्तियां हैं और जो है कविता का नाम है, हम लोगों को मिलान करना है कौन सी पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, विवस्ता किस से अपनी कहूँ जनन क्यों न बनूं बहु कातरा। पंक्ति आपकी, विवस्ता किस से कहूँ जनन क्यों न बनूं बहु कातरा। तो ये जो पंक्ति है आपकी किस कविता की है, प्रिय प्रवास महाकाव्य की है। फिर उसके बाद में अगली पंक्ति है, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पास। ये पंक्ति किस कविता की है, प्रथम रश्मि कविता की। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी पंक्ति है, धंसो इनमें डर नहीं है मौत का यह घर नहीं है। तो ये पंक्ति किस कविता की है, सतपुड़ा के घने जंगल धंसो इनमें डर नहीं है मौत का यह घर नहीं है। फिर आपकी अगली पंक्ति है, नींद जल का स्रोत है छाया सघन है नींद श्यामल मेघ है शीतल पवन है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, उर्वशी रचना से। तो आपका जो सही कूट होगा इस प्रश्न के लिए आपका जवाब माना जाएगा विकल्प डी, आप सभी का राइट आंसर माना जाएगा। तो एक बार हम लोग पुनः से देख लेते हैं इन पंक्तियों को। व्यवस्था किससे अपनी कहूँ जनन क्यों न बनूं बहुकातरा, ये पंक्ति जो है प्रिय प्रवास से है। फिर है, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पास, ये पंक्ति प्रथम रश्मि कविता से है।
फिर अगली पंक्ति है, धंसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? सतपुड़ा के घने जंगल कविता से। और फिर है आपकी नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है। ये पंक्ति जो है उर्वशी से ली गई है। उसके बाद में प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का ये क्या है? महाकाव्य है। और खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ है। महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न कई बार पूछा गया है। फिर अगला है प्रथम रश्मि, सुमित्रानंदन पंत जी की कविता है। और सतपुड़ा के घने जंगल ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। बात महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है। फिर उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की यह काव्य पुस्तक है, यानी क्या है? यह गीत नाट्य काव्य के अंतर्गत आने वाली दिनकर जी की रचना है। फिर आपका प्रश्न है क्या है? जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। तो इसमें जो सबसे पहले जिनका जन्म हुआ है वो कौन सा होगा? सरदार पूर्ण सिंह, यानी कि सी। फिर उसके बाद में जिनका जन्म हुआ है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ई। उसके बाद में जिनका जन्म हुआ है वो कौन है आपके? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि बी। फिर उसके बाद में किसका जन्म होता है? विवेकी राय का, यानी कि ए। और फिर होता है कुबेरनाथ राय का जन्म, यानी कि डी। तो सी ई बी ए डी ये आपका क्रम है और यही आपका सही जवाब होगा। किसमें है? विकल्प सी आप सभी का सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं इन निबंधकारों का जन्म कब कब हुआ है। किसका? सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ है। विवेकी राय का जन्म 1924 में हुआ है। और कुबेरनाथ राय का जन्म 1933 ईस्वी में हुआ है। और ये महत्वपूर्ण घटना है सारी। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं? उपयुक्त मतलब सही कथन कौन है उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में? तो देखेंगे हम लोग सही कथनों को, इनमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ल्योतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। ल्योतार की पुस्तक है, क्या नाम है? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। यहाँ से जो है उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ यानी कि जन्म माना जाता है। तो ये बात क्या है आपके लिए? बिल्कुल ठीक है, यानी कि सही है। फिर उसके बाद में है 19वीं शताब्दी को उत्तर आधुनिकता का समय माना गया है। क्या ये बात सही है? तो ये गलत है। फिर अगली बात है, फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। फ्रेडरिक जेम्सन ने क्या कहा है? उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही बात है। फिर अगला है टी.एस. एलियट की कृति द वेस्टलैंड उत्तर आधुनिकतावाद का साहित्यिक उदाहरण है। टी.एस. एलियट की पुस्तक का नाम है वेस्टलैंड उत्तर आधुनिकतावाद का साहित्यिक उदाहरण है। तो ये क्या है? बात गलत है। पुस्तक तो द वेस्टलैंड है टी.एस. एलियट की, लेकिन ये उत्तर आधुनिकतावाद का उदाहरण इसमें नहीं है। अगली बात क्या है, उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने क्या कहा है? लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणा की है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए, सी और ई ये तीन बातें उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में सही हैं। और जो आपका सही उत्तर होगा आपका विकल्प डी, ए, सी, ई। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं।
उसके बाद में उत्तर आधुनिकतावादी विचारक कौन कौन से हैं? ल्योतार, रॉबर्ट बेंतुरी, जेम्स स्टर्लिंग। कौन है? ल्योतार, रॉबर्ट बेंतुरी, जेम्स स्टर्लिंग, ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। फिर उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। अगली बात है, उत्तर आधुनिकतावाद के जो है प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? विकेंद्रीयता, विखंडन और स्थानीयता, ये उत्तर आधुनिकतावाद के तत्व हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, संतति और माँ धरती धन्ना अपना के पात्र हैं। मिलान करना है हम लोगों को, तो देखते हैं कौन संतति किस माँ की है। चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन है? लच्छो। लच्छो है, और लच्छो की माँ कौन है? प्रीतो। फिर है जीतू। जीतू की माँ कौन है? निहाली। फिर है ज्ञानो। ज्ञानो की माँ कौन है? जस्सो। फिर है दलीपा। दलीपा की माँ कौन है? हुक्मा। ये आपका मिलान कर दिया गया है, और जो इसमें कूट आपका सही होगा, विकल्प भी सही माना जाएगा। और जो महत्वपूर्ण बात है वो और आगे आपके सामने है, धरती धन्ना अपना। ये किसका? जगदीश चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है, और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1972 ईस्वी में। फिर प्रीतो की युवा पुत्री लच्छू। किसकी? प्रीतो की युवा पुत्री लच्छू शारीरिक शोषण चौधरी हरदेव गेहूं की बालियां देकर करता है। जीतू ये निहाली का पुत्र है। ये चौधरी हरनाम सिंह के अत्याचार का शिकार है, तथा प्रीतो इसे आफत है, आफत कहती है। फिर उसके बाद में दलीपा बेबे हुक्मा के 13 पुत्रों में जीवित एकमात्र पुत्र है। ज्ञानो 15-16 वर्षीय, जो मंगू की बहन और काली की प्रेमिका है। फिर उसके बाद में उपन्यासकार का कथन है। क्या कहता है उपन्यासकार? मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियां, उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। इस उपन्यास का कथानक पंजाब के होशियारपुर जिले के घोड़ेवाहा गांव से संबंधित है। ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस गांव का चित्रण है इसमें? पंजाब के होशियारपुर जिले के घोड़ेवाहा गांव का चित्रण है इसमें। फिर डॉक्टर गोपाल राय जी क्या कहते हैं इस उपन्यास के बारे में? इस उपन्यास में स्वाधीनता पूर्व पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा गहरी संवेदना और कलात्मक तटस्थता के साथ प्रस्तुत की गई है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगी। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है, और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध के रचना शिल्प के बारे में ये कथन किसका है? और बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अशोक वाजपेयी, नेमिचंद्र जैन, शमशेर बहादुर सिंह, श्रीकांत वर्मा। तो मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है, और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध के रचना शिल्प के बारे में ये कथन किसका है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी श्रीकांत वर्मा जी ने ये बात कही है मुक्तिबोध के बारे में। फिर जो है श्रीकांत वर्मा के अन्य कथन है मुक्तिबोध के बारे में। मुक्तिबोध की हर रचना साहित्य की सभी विधाओं की एक अजीब चुनौती है। अगला कथन है, मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती, और कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है, डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने,
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? साहित्यिक कार्यक्रम में, संगीत के कार्यक्रम में, नाटक के कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रम में। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में जो मेहमान हैं और रात्रि में कहाँ जाते हैं? आपका उत्तर होगा विकल्प बी यानी कि संगीत के कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का है, आप सभी लोग जानते हैं। और इस निबंध के अनुसार क्या कहा जा रहा है? अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या से अनुमति मांगी थी। तो यहाँ आ रहा है संगीत के कार्यक्रम में। फिर बचपन में दादी नानी जाते पर वो गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती हैं। कैसे मंगल प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी रात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। ये सभी बातें इसी मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध से हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो चलिए, ये सभी पाश्चात्य जो है काव्य शास्त्री हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? विकल्प ई यानी कि लॉन्जाइनस आएंगे। फिर उसके बाद में कौन आएगा? ड्राइडन यानी कि बी। उसके बाद में कौन आएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ यानी कि डी। फिर आएंगे टी.एस. एलियट यानी कि ए। और फिर आएंगे आई.ए. रिचर्ड्स यानी कि सी। तो ई बी डी ए सी ये आपका क्रम है उत्तर का कूट के रूप में। आपका सही जवाब कौन सा होगा? विकल्प डी। फिर इनके समय को हम लोग देखते हैं। लॉन्जाइनस का समय है प्रथम या तृतीय शताब्दी, निश्चित यानी नहीं है। जॉन ड्राइडन 1631 से 1700, विलियम वर्ड्सवर्थ 1700 से 1850, टी.एस. एलियट का समय है 1888 से 1965, आई.ए. रिचर्ड्स का समय है 1893 से 1979। फिर उसके बाद में प्लेटो का समय क्या है? 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व के लगभग। अरस्तु का समय है 384 ईस्वी पूर्व से 322 के लगभग। होरेस का समय है 65 ईस्वी पूर्व। कॉलरिज का समय है 1772 से 1834। मैथ्यू आर्नाल्ड का समय है 1822 से 1888। फ्राइड का समय है 1865 से 1939। फिर क्रोचे का समय है 1866 से 1952। ऑस्कर वाइल्ड का समय 1854 ईस्वी। जापाल सात्र का समय है 1905 से 1980। क्लिंट ब्रुक्स का समय है 1906। रोलाबार्थ का समय है 1915 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। ये काव्य पंक्तियाँ अष्टछाप के किस कवि की हैं? नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। कहन समय संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। तो ये पंक्तियाँ किस अष्टछाप के कवि की हैं? आपका सही उत्तर होगा विकल्प यानी कि ये नंददास जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। फिर उसके बाद में नंददास को अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्री कवि माना जाता है। आप सभी लोग इस बात के बारे में जानते हैं। नंददास अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे काव्य शास्त्री माने जाते हैं। ये पूछा गया है कई बार। फिर रास पंचाध्यायी के रचना के कारण इनको जो है जड़िया कवि कहा गया है। किस रचना के कारण? रास पंचाध्यायी रचना के कारण। और रास पंचाध्यायी ये रोला छंद में लिखी गई रचना है।
फिर उसके बाद में इनकी अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम लोग देखेंगे। फटिक छटा सी किरण कुजरंधर जब आई, फटिक छटा सी किरण कुजरंधर जब आई। अगली पंक्ति है, सोचते ही मन में रहो कब पाऊं एक ठाऊं। अगली पंक्ति है, जो उनके गुण होए वेद क्यों नीति बखाने। फिर है अगली पंक्ति, गुण ही के गुण होए तुम कहो आकाश ही टेक। अगली पंक्ति है, बीज बिना तरु जमय मोहि तुम कहो कहाँ ते। बीज बिना तरु जमय मोहि तुम कहो कहाँ ते। फिर उसके बाद में अगली पंक्ति है नंददास जी की, और ये भी जो है परीक्षा में पूछी गई है। ताही छन उडराज उदित रस रास सहायक। महत्वपूर्ण ये सभी पंक्तियां किसकी हैं? नंददास जी की। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखा। हम उम्मीद करते हैं ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाएगा। यहाँ से कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कक्षा को लाइक करिए और साथ ही साथ अपने साथी मित्रों में शेयर करते रहिएगा। हमारे चैनल से जुड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। और उन सभी साथियों का हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक प्रतिदिन कक्षा को वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आपको नए मॉडल पेपर में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।